12 जिलों में दूसरे दिन भी जारी रहे जाटों के अनिश्चितकालीन धरने। पुलिस प्रशासन मुस्तैद जवानों की चप्पे चप्पे पर नजर। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले 12 जिलों में जाटों के अनिश्चितकालीन धरने जारी हैं। लगातार दूसरे दिन इन तमाम जिलों में एक एक जगह पर जाट धरने पर डटे रहे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करते रहे। आस्था जता रहे लोग और शांतिपूर्वक धरना ये चलता रहेगा जी। वर्किंग डे भी है और गर्मी का मौसम भी है। बाकी यह लोग बहुत आएंगे, सभी गांवों में उत्साह है, बहुत लोग आएंगे। जिन जिलों में जाटों के अनिश्चितकालीन धरने चल रहे हैं उनमें हिसार, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, जींद, भिवानी और रेवाड़ी शामिल हैं। जाटों का साफ कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मानेगी वो यहाँ से नहीं हटेंगे। धरना तो देखिए शांति प्रिय रहेगा, उसका स्वरूप की बात हो शांति प्रिय धरना रहेगा और अनिश्चितकालीन जब तक सरकार हमें भाई बातचीत के लिए नहीं बुलाती और आगे जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं करती तब तक हम बैठे रहेंगे। फिलहाल जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील जिलों में 55 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात की गई हैं। जाट आंदोलन की हर हलचल पर सरकार की नजर। सीएम बोले प्रदेश में हालात शांतिपूर्ण, नहीं बिगड़ने देंगे प्रदेश का माहौल। करीब 12 जिलों में जाटों का एक गुट धरने पर बैठा है। हालांकि तमाम जिलों में धरने शांतिपूर्वक तरीके से चल रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रदेश में पैरामिलिट्री फोर्स की 55 कंपनियां तैनात हैं। हर हलचल पर खुद सीएम मनोहर लाल नजर रखे हुए हैं। सीएम के मुताबिक प्रदेश भर में हालात सामान्य हैं और उन्हें उम्मीद है कि आंदोलनकारी जाट शांति बनाए रखेंगे। इस बात से संतोष व्यक्त करना चाहिए कि हमने अपील की थी कि शांति बनाकर रखें और ये जो सारा फेज शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। मैं हरियाणा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस विषय में कि उन्होंने कल के इस सारे प्रोग्राम में शांति बनाए रखी है और आगे भी शांति बनाए रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे राज्य में बहुत अच्छी है और कहीं से भी पूरे राज्य से कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है। पूरे राज्य में जितनी भी हमारी ट्रैफिक सेवाएं हैं वो बिना बाधा के चल रही हैं। जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो पूरी तरह से बरकरार हैं। कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई ऐसा समाचार पूरे राज्य से नहीं आया है जिसमें कानून व्यवस्था को भंग होने की कोई स्थिति पैदा हुई है। जाट आंदोलन को लेकर गृह विभाग और खुफिया विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। चंडीगढ़ में बैठे आला अधिकारी प्रत्येक जिले के अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। वीरेंद्र सिंह ने दिया जाट आंदोलन को अपना समर्थन, कहा जाटों को अपना हक मांगने का अधिकार। हिंसा के सवाल पर बोले जाट नहीं करते उपद्रव। भयावह स्थिति दोबारा ना हो इसके लिए कैसे? नहीं भयावह जाट कोई भयावह नहीं है, ये तो आपकी सोच है कि भयावह। जाट अपने हकों की लड़ाई है उनकी और वो मैं तो शुरू से एक बात कहता हूँ कि यादव और गुर्जर सामाजिक रूप से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप से और हमारा जो इकोनॉमिक जो हमारी पोजीशन है उसके हिसाब से एजुकेशन वाइज हम एक हैं और हमारा अगर उन दो को मिला हुआ तो हमारे को भी दे दो। हम तो मतलब आप समर्थक हैं पक्का, इसमें कोई ऑन रिकॉर्ड हूँ मैं, मेरे को पिटवाना आपने। वीरेंद्र सिंह शुरू से ही जाट आंदोलन के समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले भी अपने स्टैंड पर कायम थे और अब भी कायम है। जाट आंदोलन के बहाने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने सरकार पर एक बार फिर साधा निशाना। कहा सरकार की वादाखिलाफी की वजह से जाटों सहित समाज के हर वर्ग में नाराजगी। आंदोलन तो है विश्वास के कारण है। सरकार ने जो वायदे पहले किए आज उन वायदों को पूरा नहीं कर रही है, इसलिए ये केवल जाटों का आरक्षण से संबंधित आज धरने नहीं है। धरने पूरे हरियाणा के अंदर है। कहीं कर्मचारी धरने पर है, कहीं किसान धरने पर है, कहीं मजदूर धरने पर, हर जगह धरनों की राजधानी बना दिया है इस वर्तमान सरकार ने हरियाणा को। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए संवाद स्थापित करे सरकार और जो वायदे किए थे वो जल्दी से जल्दी वायदे पूरे करें। अशोक तंवर ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 साल पूरे होने पर सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिसे सफल कहा जा सके।
दुष्यंत चौटाला का सीएम मनोहर लाल पर तीखा हमला, कहा हरियाणा को कश्मीर बनाने की क्यों हो रही है कोशिश। जाट आंदोलन को लेकर सूबे के सियासी दलों में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। सोमवार को हिसार में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए दुष्यंत ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। दुष्यंत ने कहा कि सरकार विवाद को सुलझाने की बजाय हरियाणा में तनाव का माहौल पैदा करने में जुटी है। उन्होंने सीधे सूबे के मुखिया मनोहर लाल से सवाल किया कि क्या वो हरियाणा को कश्मीर बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि मोदी जी नवाज शरीफ की रोटी खाकर भारत पाकिस्तान की जो टेंशन है उसको सॉल्व कर रहे हैं, और दूसरी ओर पर हमारे ही इतने वरिष्ठ अधिकारी ये कहते हैं कि हम फौज है 8000 की। आप तो भड़का रहे हैं लोगों को। आप पैरामिलिट्री को इस तरीके से फ्लैग मार्च कराते हैं जैसे कोई हम कश्मीर के अंदर घूम रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण तो गृह मंत्री देंगे कि क्यों इस तरह का टेंस्ड माहौल प्रदेश में बनाने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है। दुष्यंत चौटाला ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि वो हरियाणा में बहुत सी कंपनियां लाएंगे, लेकिन वो कंपनियां तो नहीं आई। पिछले 5 महीनों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 100 से ज्यादा कंपनियां जरूर आ गई। जाट नेता हवा सिंह सांगवान की सरकार को चुनौती। 13 जून तक सोचे सरकार, नुकसान उठाना है या फिर हक दिलवाना है। जाटों की मांग को लेकर मलिक गुट आंदोलन पर है और अब सांगवान गुट ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ईटीवी से बातचीत में सांगवान ने कहा है कि जाट समाज 13 जून तक इंतजार करेगा और अगर 13 जून तक कोई हल नहीं निकला तो फिर सरकार एक नए आंदोलन के लिए तैयार रहे। जब तक कानूनी प्रक्रिया चल रही है हम कानून को देखेंगे। हम कोर्ट पर विश्वास करते हैं, कानून विश्वास करते हैं, और उसके बाद हमारे फेवर में जजमेंट नहीं आया तो हम बैठ करके फिर फैसला लेंगे। सारे जाट समाज खापे भी हमारे साथ होंगी। हम अकेले संगठन ऐसे फैसला अलग से नहीं लेंगे। पूरा समाज, हरियाणा का समाज एक बैठ करके एक साथ फैसला लेगा कि आगे क्या करना है। तो वो फैसला होगा, वो हमारा अंतिम होगा। इतना मैं बता दूं कि जाट समाज जब तक ये अधिकारों को नहीं मिलेगा, जाट समाज चैन से बैठने वाला नहीं है। ये सरकार तक हम अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, ये बिल्कुल समझ जानी चाहिए सरकार को। दरअसल 13 जून को ही जाट आरक्षण मामले पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। हो सकता है कि उसी दिन अंतरिम रोक के मामले में कोर्ट कोई फैसला सुना दे और यही वजह है कि हवा सिंह सांगवान ने सरकार को 13 जून तक की नई डेडलाइन दे दी है। सर्वखाप का यशपाल मलिक पर बड़ा हमला, कहा सरकार के साथ मिले हुए हैं मलिक। हरियाणा के जाटों को गुमराह करने का लगाया आरोप। सर्वखाप के प्रवक्ता सूबे सिंह समेन ने जाट नेता यशपाल मलिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समेन ने आरोप लगाया है कि यशपाल मलिक अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूरे जाट समाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। समेन के मुताबिक जाट आंदोलन में हरियाणा की जाट संगठन और खाप पंचायतें शामिल नहीं हैं। बावजूद इसके अगर कोई आंदोलन करता है तो उसकी मंशा को समझा जा सकता है। इससे साफ मिली भगता है कि इस आदमी को अकेले को वहाँ बुला लिया जाता है, दिल्ली बुला लिया जाता है। सारा समाज चंडीगढ़ में अपनी मीटिंग करने लग रहा है। समाज के साथ सरकार मीटिंग करती है, एक आदमी दिल्ली में जाकर मीटिंग करता है। वास्तविकता तो ये है कि जाट लोग जो हैं वो अभी इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे और जिसका असर साफ साफ दिखाई देने लग रहा है। तो एक आदमी व्यक्ति के चलाने से आंदोलन ऐसे नहीं चलता। समेन ने यहाँ तक कहा कि मलिक राज्यसभा में जाने के लिए जाटों के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगर मलिक को आंदोलन करने का इतना ही शौक है तो वह उत्तर प्रदेश जाकर करें। इस वक्त हम खड़े हैं करनाल जिले की उसी मुनक नहर पर जहां पर फरवरी माह के दौरान उपद्रवियों ने इस कैनाल हेड पर अपना कब्जा कर लिया था। यह मुनक नहर वही नहर है जहां से दिल्ली को पानी जाता है और दिल्ली को पानी जाने वाला यहां पर काट दिया गया था, जिसके बाद से राजधानी दिल्ली में पानी का संकट गहरा गया था। हालांकि उपद्रवियों ने इस पर पहले कब्जा कर लिया था, उसके बाद से सरकार ने यहां पर मिलिट्री को तैनात किया गया था, जिसके बाद बातचीत के जरिए कुछ हल निकल गया था और पानी संकट कुछ दूर जरूर हो पाया था। लेकिन उपद्रवियों ने इस पर कब्जा कर लिया था और पूरी तरह से इस नहर का पानी एक साथ लगते नाले में छोड़ दिया था। उस नाले का पानी पूरा यमुना में जाता है और दिल्ली जाने वाली नहर का पानी बिल्कुल जल स्तर घट गया था, जिस कारण से दिल्ली में संकट उभर गया था। लेकिन इस बार सरकार कहीं भी किसी तरह की चूक यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहती। बीएसएफ की टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की गई हैं, हरियाणा पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। हालांकि उपद्रवी यहाँ तक अभी नहीं पहुंचे हैं। कई जगह पर वो धरना बला गांव में जिस तरह से धरना प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं और इस तरह की किसी भी तरह की अभी तक उनके द्वारा चेतावनी नहीं दी गई है। लेकिन सरकार यहाँ पर इस बार किसी भी तरह की चूक नहीं छोड़ना चाहती। मुनक हेड से लेकर पूरी नहर का यहाँ पर गश्त किया जा रहा है। जाटों के आंदोलन के चलते दिल्ली पुलिस भी हुई अलर्ट। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात। प्रदेश के आरक्षण को लेकर चल रहे जाटों के धरने प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अब मुस्तैद हो गई है।
हरियाणा से सटी दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सोमवार को दिल्ली के नजफगढ़ रोड स्थित जाडौदा बॉर्डर पर आरएएफ तैनात कर दी गई। रैपिड एक्शन फोर्स के 120 जवान यहां तैनात किए गए हैं। ये जवान न केवल दिल्ली की सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, बल्कि हरियाणा की ओर से आने वाले लोगों पर भी कड़ी नजर रखेंगे। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दिल्ली की सीमाओं का जायजा लिया और तैनात जवानों को हर स्थिति से निपटने के निर्देश भी दिए। दरअसल यशपाल मलिक की अगुवाई वाली जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने हरियाणा के बाद दिल्ली में भी आंदोलन का ऐलान कर रखा है और यही वजह है कि अब दिल्ली में भी अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। जाट आरक्षण पर फिलहाल जारी रहेगी रोक। हरियाणा सरकार ने रखा अपना पक्ष। प्रदेश में हो रहे दाखिलों का दिया हवाला। जाट आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक को लेकर सोमवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार और याचिकाकर्ता दोनों ने अपने अपने पक्ष अदालत के समक्ष रखे। याचिकाकर्ता मुरारी लाल के वकील गणेश शर्मा ने अपना पक्ष रखते हुए जाटों को दिया गया आरक्षण असंवैधानिक करार दिया, तो वहीं हरियाणा सरकार की ओर से जगदीप धनखड़ ने दाखिलों का हवाला देते हुए दलील पेश की और कोर्ट से जाट आरक्षण पर स्टे खत्म करने की मांग भी की है। दिल्ली में सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अभी 13 जून के लिए इसमें तारीख फिक्स की है, जिसमें स्टे के जो एप्लीकेशन है, जो स्टे ऑर्डर है, उस पर सुनवाई के बाद कोई निर्णय होगा। इस मामले में अब अगली सुनवाई 13 जून को होगी। आपको बता दें कि 21 जुलाई तक हाई कोर्ट ने जाट आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा रखी है। प्रकाश सिंह रिपोर्ट में संशोधन को लेकर सीएम मनोहर लाल से मिले पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह, गृह सचिव और उसके साथ साथ डीजीपी केपी सिंह से भी की बैठक। प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट में गड़बड़ियों को लेकर मचे सियासी हाहाकार के बीच प्रकाश सिंह ने सोमवार को खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। मुलाकात चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद प्रकाश सिंह ने डीजीपी केपी सिंह और गृह सचिव राम निवास से भी मुलाकात की और जांच रिपोर्ट में संशोधनों को लेकर चर्चा की गई। हालांकि मुलाकात के बाद प्रकाश सिंह मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। जो कुछ करना था लिख के कर दिया भैया। आप सब लोग पढ़े लिखे आदमी हो, आप सब लोग पढ़े लिखे आदमी हो, लिख के दे दिया है। स्टेटमेंट क्या करोगे? स्टेटमेंट जब लिख के दे दिया फिर स्टेटमेंट क्या करोगे? जो भी उन्होंने खत लिखा था, अपना जो लेटर लिखा था, वो हमने हमारे जो एडवोकेट जनरल महोदय हैं उनको लेटर भिजवा दिया है और हमने जो अपनी साइट है उस पर भी जो नेसेसरी जो अमेंडमेंट है, कोरिजेंडम है, वो इशू कर दिया। प्रकाश सिंह ने भले ही मीडिया के सवालों का जवाब न दिया, लेकिन इस दौरान वो अनिल विज पर पलटवार करने से नहीं चूके। अनिल विज पर प्रकाश सिंह का तंज, कहा कोई मूर्ख ही करेगा मेरी रिपोर्ट की गीता से तुलना। वो रिपोर्ट है, कोई गीता तो है नहीं कि जो कुछ प्रकाश सिंह ने लिख दिया सब कुछ ठीक ही होगा। मनोहर सरकार के तेज तर्रार मंत्री अनिल विज के इस हमले पर अब प्रकाश सिंह ने तीखा हमला बोला है। सीएम से मुलाकात के लिए चंडीगढ़ पहुंचे प्रकाश सिंह से जब विज के इस बयान के बारे में सवाल किया गया तो विज को मूर्ख कहने से प्रकाश सिंह नहीं चूके। कोई मूर्ख होगा वही कहेगा कि मैं गीता हूँ, ये मेरी रिपोर्ट को गीता के साथ, मैं बिल्कुल, गीता तो भगवान का वाक्य है, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ भाई। वैसे दोनों के बीच ये जुबानी जंग तभी शुरू हो गई थी जब प्रकाश सिंह ने सरकार के मंत्रियों पर दबाव का आरोप लगाया था। इसके जवाब में विज ने कहा था कि प्रकाश सिंह हवा में गुगली न डालें। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग को लेकर इनेलो विधायकों में मची खलबली। एक रणनीति के तहत पहाड़ों की सैर के लिए उत्तराखंड जाएंगे इनेलो विधायक और लौटेंगे उस दिन जिस दिन राज्यसभा के लिए होगी वोटिंग। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा की ओर से क्रॉस वोटिंग का दावा किए जाने के बाद इनेलो में खलबली है। पार्टी ने अपने सभी विधायकों को एकजुट रखने की कवायद शुरू कर दी है। इनेलो के तमाम विधायक उत्तराखंड में पहाड़ों की सैर पर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक ये विधायक वोटिंग के दिन ही वापस लौटेंगे। गौरतलब है कि राज्यसभा की एक सीट से वीरेंद्र सिंह की जीत पक्की है, जबकि दूसरी सीट पर पेंच फंसा हुआ है। इस सीट के लिए इनेलो के समर्थन से जहां आर.के. आनंद, वहीं बीजेपी के समर्थन से सुभाष चंद्रा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में से किसी के पास भी बहुमत नहीं है, लिहाजा सबकी निगाहें कांग्रेस के विधायकों और क्रॉस वोटिंग पर टिकी हुई है। एमएलए घूमना चाहे तो उनको कौन रोक लेगा? कोई रस्से पाके पंच एमएलए पार्टी के साथ हैं, अगर कहीं घूमना चाहेंगे तो घुमाएंगे। 3-4 दिन गर्मी है। साफ है कि क्रॉस वोटिंग को लेकर इनेलो विधायकों में खलबली मची हुई है। इनेलो पार्टी अपने विधायकों को इस मामले में व्हिप भी जारी कर सकती है।
यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे राज्य मंत्री कृष्ण बेदी मीडिया को देखकर भड़के। अधिकारियों से कहा, बैठक में मना करने के बावजूद मीडिया क्यों? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी यमुनानगर लघु सचिवालय में कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे ही थे कि मौके पर मीडिया को देखकर वो बौखला गए और गाड़ी से उतरते ही अधिकारियों को इशारा करते हुए ये कहने लगे कि जब मीडिया को मना किया था तो मीडिया यहाँ कैसे पहुँचा। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मीडिया को बैठक में जाने से रोक दिया। मीडिया कर्मचारियों को बाहर जाने के निर्देश दिए हैं, क्या आपके आदेशों के अनुसार दिए गए? ये मेरा सर, जो पिछली बार घटनाक्रम हुआ उसके अकॉर्डिंग उसका कोई वो नहीं है। आप बड़ी क्योंकि मीटिंग की कार्रवाई है, मीटिंग में कोई वो नहीं है। आप आगे बाद में बाइट कीजिए। आपको बता दें कि फरवरी में हुई बैठक में मंत्री जी की जुबान फिसल गई थी और मंत्री जी की विवादित टिप्पणी मीडिया के कैमरों में कैद हो गई थी, जिसके बाद खूब बवाल हुआ था। पंचकुला से शुरू हुआ हरियाणा सरकार का डिजिटल इंडिया कैंपेन। गांव-गांव में लोगों को ई गवर्नेंस की दी जाएगी जानकारी। सीएम ने 2 आधुनिक वैन को किया रवाना। पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए हरियाणा सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। सरकार अब ग्रामीणों को डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ना चाहती है। इसके लिए सोमवार को सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला से 2 डिजिटल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन हरियाणा के तमाम जिलों के गाँव-गाँव में जाएगी और लोगों को ई गवर्नेंस योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले एक जत्थे को भी सोमवार को पंचकुला से रवाना किया। इस जत्थे के हर सदस्य को 50-50 हजार रुपए अनुदान के तौर पर दिया जाएगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक सूर्यकुंड तीर्थ के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया है। सोमवार को राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने इसकी शुरुआत की। सूर्यकुंड तीर्थ को करीब 6.25 एकड़ भूमि में विकसित किया जाएगा और इसमें 4 करोड़ की लागत आएगी। पहले चरण में इसके लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा राज्यपाल ने ब्रह्म सरोवर तट पर मेडिटेशन हॉल का भी उद्घाटन किया। इस पर 1.5 करोड़ की लागत आई है। बाद में राज्यपाल ने पिहोवा में सरस्वती नदी द्वार का भी उद्घाटन किया। रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से सुशील कुमार को झटका। सुशील कुमार की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज की। याचिका में सुशील कुमार ने नरसिंह यादव के साथ ट्रायल की उठाई थी मांग। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सुशील कुमार की ट्रायल की मांग संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रियो ओलंपिक में शामिल होने के लिए सुशील और नरसिंह यादव के बीच ट्रायल नहीं होगा, यानी नरसिंह यादव ही रियो ओलंपिक में भाग लेंगे। कोर्ट ने ये कहते हुए सुशील कुमार की याचिका को खारिज किया है कि एक रिट कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो कामकाज है स्पोर्ट्स फेडरेशन का देश में, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। मेन ग्राउंड यही दिया है कि ये बहुत एडवांस स्टेज है। प्रिपरेशन जो प्लेयर्स की है वो बहुत एडवांस स्टेज पे आ चुकी है और पिछले 6 महीने 1 साल से प्लेयर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस स्टेज पे किसी भी तरह का अगर ट्रायल होल्ड किया जाता है उससे प्लेयरों की तैयारी और मनोबल पर बुरा असर पड़ सकता है और इंजरी भी हो सकती है और इस कंडीशन में देश ही लूजर होगा। दरअसल नरसिंह ने रियो का कोटा हासिल कर रखा है, लेकिन सुशील कुमार की मांग थी कि नरसिंह यादव के साथ उनका ट्रायल हो। इसके लिए सुशील ने भारतीय ओलंपिक संघ को भी खत लिखा था, लेकिन संघ की ओर से इनकार किए जाने के बाद सुशील ने हाईकोर्ट की शरण ली थी, लेकिन हाईकोर्ट से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि हाईकोर्ट के इस फैसले को सुशील कुमार डिवीजन बेंच में चुनौती दे सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। बहरहाल हाईकोर्ट का यह फैसला सुशील कुमार की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। जींद में बच्चों पर भारी पड़ी मौज मस्ती। तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से हुई मौत। पूरे गांव में पसरा मातम। जींद के पांडू पिंडारा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तालाब में 3 बच्चों के डूबने की खबर आई।
बताया जा रहा है कि तालाब में नहाने गए 3 बच्चे अचानक तालाब में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। तालाब में बच्चों की मौत की खबर लगते ही पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक मरने वाले बच्चों में 2 बच्चे एक ही परिवार के थे और छुट्टियां मनाने अपनी मौसी के यहाँ आए थे। वहीं तीसरा बच्चा गाँव का ही है। तीनों बच्चों की मौत के बाद परिवारों में मातम पसरा है। फिलहाल हादसे के कारणों का कुछ पता नहीं लग पाया है, लेकिन पहली नजर में ये मामला लापरवाही का लग रहा है। मेवात में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत, गांव में छाया मातम का माहौल। मेवात के जलालपुर गांव में उस वक्त मातम पसर गया जब आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक बारिश शुरू होने से पहले दोनों बच्चे घर की छत पर खेल रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ। तेज आंधी और बारिश की वजह से सड़क किनारे लगे कई बिजली के पोल भी गिर गए। बल्लभगढ़ में ऑनर किलिंग से दहशत, प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने बहन को उतारा मौत के घाट। बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि रविवार देर रात एक भाई ने अपनी ही बहन की हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कर मामले की जांच में जुट गई। पुलिस के मुताबिक लड़की रोशनी का कहीं प्रेम प्रसंग था, जिससे नाराज उसके भाई दीपक ने लोहे की रोड से पीट कर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। लड़की के फूफा के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है और अब जांच की जा रही है। जो लड़का है उस लड़के का पता नहीं चल पाया। हमारे जो इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जाएगी, जो नए अगर एविडेंस आएंगे उसी हिसाब से हम जो कार्रवाई है वो करते रहेंगे। वारदात के बाद आरोपी भाई फरार है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। गुड़गांव में महिला ने लगाया लिव इन पार्टनर पर रेप का आरोप, मामला दर्ज, आरोपी फरार। साइबर सिटी गुड़गांव के सेक्टर 29 इलाके में एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि महिला ब्यूटी पार्लर का काम करती थी और इसी दौरान रेवाड़ी का रहने वाला महेश नाम का युवक उसके संपर्क में आया था। महिला के मुताबिक महेश शादीशुदा था, लेकिन इस बात को उसने छिपाए रखा और शादी का झांसा देकर उसके साथ लिव इन पार्टनर के तौर पर रहने लगा। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केस रजिस्टर कर लिया गया है, तफ्तीश की जांच चल रही है। अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आरोपी और कंप्लेनेंट दोनों ही ब्यूटी पार्लर में कहीं जहां भी इन्हें काम मिलता है ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं। पीड़िता ने पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोनीपत में हत्या से फैली सनसनी। रात को अपने दोस्तों के साथ निकला था युवक घर से, खेतों में मिला शव। सोनीपत के घसोली गांव में खेतों में 35 वर्षीय शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि मृतक राजेश रात को अपने दोस्तों के साथ खेतों में पानी देने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। इसी बीच राजेश का शव खेतों से बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आशंका है कि राजेश की हत्या उसके दोस्तों ने ही की है। उनके परिजन मौके पे मिले, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने हत्या का शक जाहिर किया। इस संबंध में तफ्तीश जारी है। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। भिवानी में गर्भवती महिला पुलिस कर्मचारी की बच्चे सहित मौत, आरोप अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से बेड से नीचे गिरी थी महिला। भिवानी के निजी अस्पताल में एक महिला पुलिसकर्मी की पेट में बच्चे सहित मौत होगी, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने सभी आरोपों को नकार दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद में चैन स्नैचरों का आतंक, बाइक सवार 3 युवकों ने छीनी चैन, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। फतेहाबाद की एमसी कॉलोनी में एक महिला से चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। महिला का कहना है कि वो स्कूटी पर सवार होकर अपनी गली से गुजर रही थी, तभी एक बाइक पर सवार 3 युवक उसकी स्कूटी के पास आए और इससे पहले ही वो कुछ समझ पाती बाइक सवार युवक उसकी चैन छीनकर फरार हो गए। चैन स्नैचिंग की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। फतेहाबाद में चैन स्नैचिंग यह कोई पहली वारदात नहीं है। बीते कुछ दिनों से लगातार चैन स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं। पुलिस फिर भी तमाशबीन बनी हुई है। झज्जर के HDFC बैंक में लगी आग, बाल बाल बची बैंक के स्टाफ और ग्राहकों की जान, लाखों का सामान जलकर राख।
झज्जर में रोहतक रोड पर स्थित HDFC बैंक की ब्रांच में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई। आग लगते ही बैंक में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सभी लोग सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से बैंक का लाखों का सामान जलकर स्वाह हो गया। बैंक के अंदर रखे कंप्यूटर और AC जलकर राख हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। हालांकि नुकसान कितना हुआ है यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। मुक्केबाज विजेंदर सिंह की भारत में पहली प्रोफेशनल फाइट 16 जुलाई को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में होगी विजेंदर की फाइट। प्रो करियर में लगातार 6 फाइट जीतकर अब विजेंदर सिंह अपने देश यानी भारत में पहली बार रिंग में उतरेंगे। 16 जुलाई को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के कैरी होप्स के साथ 2-2 हाथ करेंगे। एशिया पैसिफिक सुपर मिडिल वेट बेल्ट के लिए होने वाली इस फाइट को द रिटर्न ऑफ सिंह का नाम दिया गया है। दिल्ली में हुए एक समारोह में फाइट की पहली टिकट पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को भेंट की गई। इस फाइट की टिकट सेल बुक माई शो के जरिए होगी और उम्मीद है कि विजेंदर अपने फैंस को यहां भी निराश नहीं करेंगे। एवरेस्ट पर फतेह करने वाले कोसली के नरेंद्र का घर वापसी पर जोरदार स्वागत। लोगों ने बैठाया सर आंखों पर। कोसली के नरेंद्र यादव ने एवरेस्ट पर फतेह कर हरियाणा का नाम रोशन किया है। सोमवार को नरेंद्र का घर वापसी पर जोरदार स्वागत हुआ। नरेंद्र के मुताबिक वो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास कर चुके थे, लेकिन प्राकृतिक आपदा के चलते वो सफल नहीं हो पाए थे। बाद में तीसरी बार के प्रयास में उन्होंने एवरेस्ट को फतेह कर दिया। पंजाबी फिल्म वंस अपॉन टाइम इन अमृतसर की स्टारकास्ट पहुंची सिरसा। फिल्म की प्रमोशन में जुटे सितारे। मैं जाके उनका ट्वीट लवां। सर तवीत लवाउण दी गल नहीं हैगी जी, मैनू वो बंदा ठीक नहीं लग्या सर। ओ काका हरकतां तां तुहाडियां भी ठीक नहीं ने। सर प्लीज साडी गल तां सुनो। चलो जाओ इत्थों चलो। पंजाबी फिल्म वंस अपॉन टाइम इन अमृतसर पर्दे पर उतरने के लिए तैयार है, लिहाजा फिल्म की स्टारकास्ट फिल्म की प्रमोशन में जुटी हुई है। सोमवार को फिल्म के सितारा सिरसा पहुंचे। फिल्म डायरेक्टर हरजीत सिंह रिक्की के मुताबिक फिल्म नए कंसेप्ट की है जो एक्शन बेस्ड है और इस फिल्म में हाल ही में पंजाब में हुए गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के विवाद के बारे में जिक्र किया गया है। फिल्म में पवन मल्होत्रा, BN शर्मा, शिवेंद्र महल, दिलप्रीत ढिल्लो और प्रिंस कंवलजीत सिंह मुख्य किरदार में हैं। देख बहुतियां गल्लां करन दा टाइम नहीं मेरे कोल। तेरा प्लान की है बंदे दा पुत्त बन के दस दे। 10 साल लग के मैनू इत्थे तक पहुंचण लई। फिल्म 10 जून को रिलीज होगी और फिल्म की स्टारकास्ट को उम्मीद है कि ये फिल्म दर्शकों को जरूर पसंद आएगी।